नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मौका पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। पहला ऑप्शन है लार ग्रंथि, थायरॉयड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या फिर आमाशय। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका फ्रेंड्स यकृत ग्रंथि। अगर आपसे कोई पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप बताएंगे यकृत ग्रंथि। ठीक है। अगर पूछा जाता है कि शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, अगर बात हम यकृत की करते हैं तो यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा यकृत, जिसको लीवर भी कहा जाता है अंग्रेजी में, इससे पित्त रस का स्राव होता है। कौन सा रस ये स्राव करता है? पित्त रस का स्राव होता है। पित्तरस में हालांकि कोई एंजाइम नहीं पाए जाते, परंतु ये वसा के मलसीकरण में, वसा के पाचन में सहायता करता है। वसा के पाचन में सहायता करता है तथा हेपेरिन नामक पदार्थ का स्राव करता है। ध्यान रखेंगे। पित्तरस का सांद्रण एवं संग्रहण कहाँ होता है? तो पित्ताशय नामक थैली में होता है। ध्यान रखें इस बात को भी, इस फैक्ट को भी आप ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या फिर सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त तीनों हार्मोन जो है वो मादा जनन अंग से स्रावित होते हैं। ध्यान रखेंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। वहीं अगर देखिए नर जनन अंग से स्रावित होने वाले मुख्य हार्मोन की बात करें तो उसको हम एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण फ्रेंड्स वो आपका सेरिबेलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। शरीर के तापक्रम की बात करें तो शरीर का तापक्रम यानी जो टेम्परेचर है वो आपका हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो है वो किसके द्वारा होता है? यानी अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है प्रोटिस्टा जगत का, तो उसमें आपका जो भोजन का अंतर्ग्रहण है वो किसके द्वारा होता है? तो अमीबा अपना भोजन जो है वो खाद्य रिक्तिका के द्वारा जो है भोजन को फंसाता है, और जिसको हम कूटपाद भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है लार में पाया जाता है? तो देखिए लार में आपकी लार ग्रंथियों से लाल रस निकलता है, जिसमें आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। टाइलिन एंजाइम जो है वो भोजन में उपस्थित मंड को जो है यानी स्टार्च को शुगर में परिवर्तित कर देता है, माल्टोस शुगर में ये परिवर्तित करता है। ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसको हम श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः जो है वो किसका उपयोग करती है? देखिए हालांकि अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल और सुक्रोज चारों ही जो हैं वो कोशिका के लिए ऊर्जा का स्रोत हैं, परंतु मुख्य रूप से प्रायः ग्लूकोज का जो उपयोग है वो कोशिका ऊर्जा उत्पादन में करती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन जो है वो बाहरी परत से, बाहरी वातावरण से जो है कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा जो है वो आपका ऑक्सीजन पौधों में पहुंचता है बाहरी वातावरण से। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की क्या होता है? तो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? देखिए खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च जो है वो पौधों की पत्तियों में संचित हो जाती है। पौधों की पत्तियों का रंग किस पिगमेंट के कारण हरा होता है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए ये होमवर्क का क्वेश्चन है। एक मनुष्य का अगर हम ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप की बात करें तो 120 और 80 मिलीमीटर HG होता है। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य की मस्तिष्क की अगर सबसे बाहरी झिल्ली की बात करें तो ड्यूरामीटर कहलाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? तो सेरिब्रम जो है वो मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है तथा मनुष्य में बुद्धि, तर्क एवं अवचेतन का केंद्र भी सेरिब्रम माना जाता है। सेरिब्रम जिसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ध्यान रखेंगे। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? तो ध्यान रखें सेरिब्रम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा यानी जो ब्लड शुगर है उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। और इंसुलिन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो पेनक्रियाज यानी अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से ये निकलता है। अग्नाशय की बीटा सेल से ये निकलता है।
ठीक है। अग्न्याशय में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, बीटा, गामा और अल्फा। तो ये बीटा सेल से निकलता है, ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आता है। जैव प्रक्रम, जिनको लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं, इसके अंतर्गत वे सभी प्रक्रम शामिल होते हैं जो कि मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि आपका पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, वहन। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। गोबर छत्ता, गोबर छत्ता जिसको मशरूम भी कहते हैं, वो एक प्रकार का कवक होता है जो कि मृतजीवी होता है, मृत पदार्थों, गलिसले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है। वायुमंडल में सामान्यतः जो CO2 है, अर्थात वायुमंडल जो है देखिए वो विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, अलग अलग प्रकार की गैसों से बना होता है, उसमें जलवाष्प, धूलकण पाए जाते हैं। गैसों की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में CO2 लगभग 78%, उसके बाद आपकी ऑक्सीजन 21%, इसके बाद आपकी आर्गन नामक गैस पाई जाती है, कितनी 0.93%। चौथे नंबर पर आपकी CO2 फिर आती है। CO2 की मात्रा 0.03% होती है, ध्यान रखेंगे इसको भी, CO2 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधों को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? सियोकाइट्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग की बात करें तो फेफड़ा है। वहीं अगर मछलियों में मुख्य श्वसन अंग की बात करेंगे तो क्या है? गलफड़े। तथा जो आपके वॉर्म्स होते हैं, तो वॉर्म्स में जो है उनकी स्किन है, वही श्वसन का मुख्य अंग है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी की बात करें तो देखिए TB, निमोनिया जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। वहीं डायरिया जो है वो आपकी किससे संबंधित है? वो आमाशय यानी पेट से संबंधित है, पाचन से संबंधित है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? फ्रेंड्स मछली जो है वो अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निष्कासित कर देती हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो देखिए पौधों में आवश्यकता से अधिक जल को वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक, पौधों की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा ही है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो रंध्र रह पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फेफड़े का आकार शंकु आकार होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बात करें अगर हम देखिए भोजन के पाचन की, तो भोजन का पाचन जो है वो अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें बड़े जो आपके जटिल पदार्थ हैं वो सरल अणुओं में टूटते हैं, जटिल अणु जो है सरल अणुओं में टूटते हैं, जिस प्रक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। अर्थात किसी चीज़ का टूटना जो है वो अपचयन कहलाती है। एवं किसी अभिक्रिया में अगर कुछ बनता है, दो पदार्थों से मिलकर अगर कुछ बनता है तो उसको हम उपचयन कहेंगे, ठीक है। और बनने तथा टूटने की प्रक्रिया को उपापचय कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? हार्मोन शब्द के नामकरण की बात करें, वेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन की खोज 1903 में की तथा इसका नामकरण भी वेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथक्करण का नियम किसने दिया? दोस्तों पृथक्करण का नियम या फिर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो कि आनुवंशिकता से संबंधित है, वो मेंडल ने 3 नियम दिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जीव विज्ञान, देखिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अगर जीव विज्ञान शब्द की बात आती है तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं जनक की बात करें तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ ही गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। वनस्पति विज्ञान की बात करें, जिसको बॉटनी भी हम कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द बॉटिन से बना है, जिसका अर्थ होता है ग्रास या फिर प्लांट या पास्चर। तो वनस्पति विज्ञान के जनक को हम थियोफ्रेस्टस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया, इसको भी आप ध्यान रखें। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए ग्रीक भाषा के शब्द, अभी मैंने आपको बताया। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी जो है वो फ्रेंड्स, जिसको हम एल्गोलॉजी भी कहते हैं, वो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। वहीं कवक के अध्ययन की बात करें तो माइकोलॉजी कहा जाता है। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी यानी वायरस विज्ञान, विषाणु विज्ञान कहा जाता है। पर्यावरण का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी, जिसको हम इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी के अंतर्गत हम जो है वो किसका अध्ययन करते हैं? इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट जो है वो आपके फ्रेंच भाषा के शब्द से बना है, इसको ध्यान रख लेंगे। डेंड्रोलॉजी शब्द
का संबंध है, डेंड्रोलॉजी शब्द का संबंध किससे है? तो देखिए जो आपके वुडी वृक्ष होते हैं उनके अध्ययन को हम डेंड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को का क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं फूलों की खेती की बात करें तो फ्लोरिकल्चर कहलाती है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में हम परागकण का अध्ययन करते हैं। परागकण जो है वो पौधों में उपस्थित पौधों में पाए जाने वाले क्या है? स्पर्म है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्टोलॉजी में फ्रेंड्स घासों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि पेडालॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडालॉजी जो है वो मृदा का अध्ययन है, यानी भूमि, ऊपरी परत मृदा, तो वो भूमि का अध्ययन है। और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाले को हम बॉटेनिकल नाम नॉमेनक्लेचर या वनस्पतिक नामकरण विज्ञान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्गीकी के जनक की बात करें तो कैरोलस लिनस का करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? यानी टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवधारियों का वर्गीकरण देखते हैं वो वर्गीकी कहलाता है। और टैक्सोनॉमी के जनक जो है वो कैरोलस लिनस हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। सूक्ष्म जीव जो है वो कहाँ मिलते हैं? तुलसी की सूक्ष्म जीव जो है वो अनुकूल प्रतिकूल सभी प्रकार की परिस्थितियों में पाए जा सकते हैं, चाहे वो रेतीली मिट्टी हो, लवण युक्त पानी हो या फिर दलदल भूमि। तो इसका करेक्ट आंसर इन सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। विषाणु जो है वो वृद्धि करता है। विषाणु जो है फ्रेंड्स वो आपकी सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। विषाणु स्वतंत्र रूप से क्या होता है? वो मृत की तरह व्यवहार करता है, परंतु किसी जीवित कोशिका में एक सजीव की तरह व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषाणु जो वृद्धि करता है, गुणन करता है, वो जीवित कोशिका में करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना जो है वो साइकस नामक पौधे से बनाया जाता है। साइकस नामक पौधे के जो तना होता है उसके गूदे से बनाया जाता है साबूदाना। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो इसके जनक की बात करें तो आपके लिनस इसका करेक्ट आंसर है। चिकित्सा शास्त्र के जनक की बात करें तो हिप्पोक्रेटस इसका करेक्ट आंसर, ध्यान रख लेंगे, ये भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज की बात करें तो लुई पास्चर ने जीवाणु की खोज की। और कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की, ध्यान रखेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी लगी होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।